गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 11th की पहली बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। तो गाइस उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो गाइस हमें पहला चैप्टर हमने पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले पहला बुक का नाम ही क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और 12th में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों की परिभाषा और हम अंतर के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, इसको ये क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके क्या होता है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, वो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण को हम पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा गाइस, तीसरा केंद्रीय समस्याएं क्या होती है और केंद्रीय समस्याओं के प्रकार क्या है, तो इनके हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम कौन सा देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है गाइस। तो गाइस तो पहला टॉपिक ये है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हम बुकों के बारे में पहले हम पता करेंगे क्या होता है बुक के व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। जो व्यष्टि और माइक्रो होता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें कि व्यक्तिगत इकाई एवं व्यक्तिगत समूह का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इंडिविजुअल एक बंदा होता है, उसके द्वारा क्या मांग की गई है, क्या पूर्ति की गई है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो गाइस ठीक है। और समष्टि मतलब होता है मैक्रो, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है ना जिसमें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई में अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो डेफिनेशन हमने देखी क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें कि व्यक्तिगत इकाई एवं व्यक्तिगत समूह का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक ही इकाई में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे समष्टि हो, इसने हमने पढ़ लिया व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कभी भी हम बताते हैं किसी चीज में तो हम उसके लिए 3 बॉक्स का प्रयोग करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है आधार का, दूसरा जिस चीजों में हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम रखते हैं। जैसे कि हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, पहला हमने आधार बनाया, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र और तीसरा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये तीनों हमें रखना पड़ेगा। अब आता है डिफरेंस में हमें क्या क्या लिखनी है, उसे हम बात करते हैं। तो पहला भाई क्या है, पहला अर्थ मैंने आपको बता दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें कि व्यक्तिगत इकाई एवं व्यक्तिगत समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या डेफिनेशन होगा, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई में अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर। और मैंने इसके भाई जो नाम है ना उसी में इसका आकार भी छुपा हुआ है। अब दूसरा हमने पॉइंट बना दिया, इसका आकार कैसा होता है, ये संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब होता है छोटी अवधारणा है, और ये एक विस्तृत अवधारणा है जिसका मतलब होता है कि ये बड़ी अवधारणा है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मतलब ये एक छोटी, मतलब माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, विस्तृत, ठीक है। अब आता है तीसरा क्या है, मान्यता। ये मान्यता क्या होती है भाई, हमारे रूल होते हैं, हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं, हम कोई काम करते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, हम कुछ वसूल होते हैं ना हमारे, ठीक है। उसी वसूलों या उसी अजम्पशंस कहते हैं इंग्लिश में, तो उन्हीं वसूलों को हम मान्यता कहते हैं। ये अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता पर आधारित होता है। अन्य बातें स्थिर का मतलब जैसे कि हम कीमत के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कीमत बढ़ेगी, अब कीमत को प्रभावित मतलब क्या है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, अब किन कारणों से बढ़ी है, तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम कीमत की बात कर रहे हैं, तो और जो फैक्टर है जो कि वस्तु की कीमत को बढ़ा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। तो क्या इसका मतलब क्या है, जैसे कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, उपभोक्ता की आय, वस्तु की खुद की कीमत, ठीक है। और क्या हो सकता है, उपभोक्ता की आय हो गया, टैक्स में वृद्धि, ठीक है, कर में वृद्धि, ये हो गया। तो इसके कारण हम जैसे कि कीमत की बात कर रहे हैं ना, तो उन दोनों को हमें स्थिर रखना पड़ेगा। इसी के स्थिर रहने की मान्यता पर आधारित कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, परस्पर निर्भरता मतलब कि एक वस्तु की कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने से क्या क्या होगा,
उसको हम इसमें बात करते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ी, उत्पादक को क्या प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारे क्या देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने के कारण हमारे देश में क्या रोजगार बढ़ेगा। इन सब को पढ़ने के कारण हमें क्या पड़ेगा, परस्पर एक चीज को अगर हमें पढ़ना है तो उसके कारण हमें और भी 3-4 चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है तीसरा हो गया। अब आता इसका उद्देश्य क्या होता है, ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है जो हम पढ़ रहे हैं इसको, इसका उद्देश्य होता है कीमत का निर्धारण करना। क्लियर। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है आय तथा रोजगार का निर्धारण करना। ठीक है, आय तथा रोजगार का निर्धारण करना होता है। अब आता है हमारा क्या उदाहरण, उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण भी तो देना पड़ेगा। 5 पॉइंट बताया और ये 3 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में हमेशा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई, लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण है व्यक्तिगत मांग एवं व्यक्तिगत पूर्ति, और ये क्या है संपूर्ण मांग एवं संपूर्ण पूर्ति। ठीक है गाइस, तो क्या हमने क्या देखा, ये हमने पढ़ लिया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा, और ये हमेशा ही 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, दुर्लभता और आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं और उसके कारण। तो गाइस दुर्लभता क्या होती है, दुर्लभता का मतलब होता है कि कोई चीज की मांग ज्यादा होती है पर पूर्ति कम होती है। दुर्लभता का अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभता। मतलब क्या है, और देखो भाई 100 बंदे हैं मांगने वाले, पर जो उत्पादक है ना वो 80 बना पा रहा है, इसका मतलब क्या है 20 बंदों को सामान नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दुर्लभता कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखो, जब वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं दुर्लभता। इसमें क्या है, मांग क्या है, ज्यादा है, पूर्ति क्या है, कम है, यही दुर्लभता है। अब अधिक दुर्लभता भी क्या होती है, बहुत 2 प्रकार की होती है, एक ज्यादा दुर्लभ होती है और कम दुर्लभ होती है। कम दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी क्या है, कम दुर्लभ है क्योंकि ये सस्ती होती है। जो चीज सस्ती होती है वो क्या होती है, कम दुर्लभ होती है। और ये अधिक दुर्लभ का मतलब क्या है, अधिक दुर्लभ वो होता है जो कि महंगी है और जो धीरे धीरे हमारे दुनिया में से क्या समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या, पेट्रोल है कि जो कि महंगी है इसलिए वो क्या है, अधिक दुर्लभ है। अब आता है हमारा क्या, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आर्थिक समस्या होता क्या है ये मैं बताता हूँ। आर्थिक समस्या का मतलब होता है कैसे कोई अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्याएं। ठीक है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, कैसे कोई अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्याएं। इसे चयन की समस्या भी कहते हैं, क्योंकि जो भाई संसाधन सीमित होते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने, पता है किसका, पानी का ले लिया हमने। ठीक है, पानी का ले लिया, पानी को हम क्या, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, पानी के क्या होते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो भाई हमारे पास क्या पानी, माना कि हमारे पास 1 बाल्टी पानी है, सिर्फ 1 बाल्टी पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लिस्ट बना के रख लेंगे। जो ज्यादा जरूरी है उसको हम ऊपर रखेंगे, जैसे कि हमारे लिए खाना बनाना जरूरी है, खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाना पहला, दूसरा पीना, पानी पीने के लिए बहुत जरूरी होता है, तीसरा नहाना। ठीक है, चौथा पौधों को पानी देना। ठीक है, ये सभी हमारी जरूरतें हैं। पानी की जरूरत तो बहुत सारी है पानी की, है ना। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई जो ज्यादा जरूरी है, बाल्टी एक बाल्टी पानी है हमारे पास। ठीक है गाइस, 1 बाल्टी पानी है, जिसमें से हम क्या करेंगे, चयन करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि खाना बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहाना ज्यादा जरूरी नहीं है, ना पौधों में पानी डालना जरूरी है। जब भाई पानी होगा हम डालेंगे पौधों में पानी, पर हमारे पास अभी क्या 1 बाल्टी पानी है, उसका हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो खाना बना सकते हैं, पी सकते हैं। तो इसी में हमारा क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक समस्याओं को क्या कहते हैं, चयन की समस्या भी कहते हैं। फिर आता है हमारे पे आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है भाई। अब देखो इसके डेफिनेशन से मैं आपको 2 कारण बता दूंगा। पहले देखो, कैसे कोई अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्याएं। इसे चयन की समस्या भी कहते हैं। अब इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, पहला क्या है, सीमित संसाधन, और दूसरा क्या है, असीमित मानवीय आवश्यकता है। ठीक है, अब पहला क्या है, सीमित संसाधन का मतलब होता है संसाधन हमारे क्या होते हैं, सीमित होते हैं।
आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है, हमारे संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जिस अगर संसाधन असीमित होते, बहुत सारे संसाधन होते, समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, हर बंदा अमीर होता भाई, हर बंदा अमीर होता। इसी का मतलब क्या है, संसाधन सीमित होते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है असीमित मानवीय आवश्यकताएं। असीमित मतलब भाई एक जो मानव की आवश्यकताएं होती है ना, वो क्या होती है, असीमित होती है। एक जैसे कि एक समस्या, एक मतलब एक जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है, तो क्या होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। क्या दूसरा क्या है, मानवीय आवश्यकता है असीमित, ठीक है। और तीसरा क्या है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। संसाधन होते हैं ना, वो खुद में क्या वैकल्पिक प्रयोग रखते हैं, मतलब एक संसाधन के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा पानी, पानी के क्या है, बहुत सारे प्रयोग है। पेट्रोल है, पेट्रोल के क्या है, बहुत सारे प्रयोग है। इसलिए क्या है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब देखो भाई, हमने पढ़ा आर्थिक समस्या से के उत्पन्न होने के कारण क्या है, पहला क्या है, सीमित संसाधन। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है कि संसाधन सीमित होना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, असीमित मानवीय आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। एक समस्या की समाप्ति होती है तो क्या होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा क्या है, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग। संसाधन सीमित होने के साथ साथ वैकल्पिक प्रयोग रखते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो गाइज ये हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो चुका है। तो गाइज रुक जाओ एक सेकंड भाई, हाँ एक सवाल का जवाब देना कि आर्थिक समस्या का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, कमेंट करके बताना गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इसी का कार्य 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि आर्थिक समस्या का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये से आप कमेंट में बताना। और तो गाइस हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया, तो हम आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तो गाइस ठीक है, तीसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो गाइस ये हमारा तीसरा टॉपिक भी आ चुका है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, केंद्रीय समस्याएं क्या है और उसके प्रकार। अब क्या होता है केंद्रीय समस्याएं, भाई केंद्रीय समस्याओं का मतलब होता है कि कोई उत्पादक होता है, कोई अपना उत्पादन करना चाहता है, अब वो क्या क्या समस्याएं अपने फेस करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय समस्याएं। मतलब कि पहले वो क्या सोचेगा कि किस वस्तु को उत्पादन करूं मैं, है यही तो सोचेगा। अगर आप किसी चीज किसी मतलब कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, अब तुम सोचोगे किस चीज की फैक्ट्री खोलूं मैं, क्या खोलूं है, क्या किस चीज का व्यवसाय शुरू करूं। इसी तरह एक उत्पादक होता है ना, वो क्या पहले क्या निर्णय लेता है, उसके सामने क्या समस्या आती है। पहली समस्या आती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है। ये वस्तु का मतलब क्या है, वस्तु को किस वस्तु को उत्पादन किया जाए के बाद वो क्या कर लेता है, ये निर्णय ले लेता है कि मेरे को इस वस्तु को उत्पादन करना है। फिर उस वस्तु को कैसे उत्पादन करे, उसमें क्या दूसरी समस्या का फेस करता है, वो उस वस्तु का उत्पादन किस तरह से करे, ठीक है, मतलब क्या कैसे उत्पादन किया जाए। और फिर आता है अब कैसे उत्पादन किया है, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। अब आता है कि उसके बाद तीसरी समस्या क्या होती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब किसके लिए उत्पादन करेगा भाई, पहला तो क्या है किस वस्तु को उत्पादन करे, दूसरा क्या कैसे उत्पादन करे, तीसरा क्या है किसके लिए उत्पादन करे, भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसी के कारण हमारा क्या है, केंद्रीय समस्या है। भाई एक बात कह देता हूं, ऐसे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूं ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। नया चैनल है गाइस, इसे सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस और ये नोट्स ऐसे है ना, है तो उसे तुम अपने पेपर में लिखोगे, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए सिर्फ, ठीक है गाइस। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले टॉपिक पहले हमारा, ठीक है गाइस। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, मतलब तीसरा टॉपिक हम तो 2 पढ़ चुके हैं, अब तीसरा क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मैंने बता दिया। केंद्रीय समस्या क्या होती है, एक उत्पादक से रिलेटेड होती है, एक अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन किया जाए से केंद्रीय समस्या से अभिप्राय है कि मैंने बताया था इसमें क्या निर्णय लेना पड़ता है कि किस वस्तु का उत्पादन करें, ठीक है। अब आता है क्या उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए करे, ठीक है, किस वस्तु का उत्पादन करे। क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या से अभिप्राय है कि किस वस्तु का उत्पादन करे तथा कितनी मात्रा में करे, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं। अगर हम एक की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरों की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है वस्तुएं कहते हैं बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि उपभोक्ता की वस्तु, उपभोक्ता वस्तु जैसे चीनी है जो कि सीधा बन के क्या आता है, उपभोक्ता के पास आता है, इसलिए उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। पूंजीकृत वस्तु मतलब पूंजीकृत वस्तु वो वस्तु होती है जो कि एक अर्थव्यवस्था एक उद्योग उत्पादन करता है और दूसरा उद्योग उसी को उत्पादन में अपना प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने मशीन बनाई, ठीक है, ये मशीन बनाई ए फर्म ने, ए फर्म मतलब ए उद्योग ने बनाई,
और ये गई बी उद्योग के पास, ठीक है, बी फर्म के पास गई। हाँ, बी फर्म के पास ये मशीनरी है, मशीनरी बनाती है, मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं गाइस, ठीक है, मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि इसने उत्पादन किया तो ये उसी वस्तु से क्या कर रहा है, अपना उत्पादन कर रहा है, वस्तु को बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे पूंजीकृत रक्षात्मक वस्तु क्या होती है, रक्षात्मक जो देश की रक्षा करती है, जैसे कि बंदूक, टोपी, ये सभी क्या है हमारे रक्षात्मक वस्तु। आरामदायक वस्तु क्या है, आरामदायक वस्तु वो होती है, आरामदायक वस्तु वो होती है जो हमें आराम देती है, वो हमारे सिर्फ आराम के लिए होती है, जैसे कि एसी, फ्रिज, ये सभी क्या है, आरामदायक वस्तु है, ठीक है। फिर आता है क्या, कैसे उत्पादन किया जाए। अब कैसे उत्पादन किया जाए कि आर्थिक केंद्रीय समस्याओं से अभिप्राय है कि किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, ठीक है। अब आता है क्या, कैसे उत्पादन किया जाए कि इस केंद्रीय समस्या से अभिप्राय है कि उत्पादन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तकनीक मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है श्रम प्रधान, एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें श्रम अधिक और पूंजी कम, मतलब लेबर अधिक लगती है और क्या करता है, कैपिटल कम लगती है, उसे हम कहते हैं क्या, श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा क्या होता है, पूंजी प्रधान तकनीक, वह तकनीक होती है जिसमें कि पूंजी अधिक लगती है और श्रम कम लगता है, उसे हम कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। जैसे कि भारत है, भारत में कौन सी तकनीक लगनी चाहिए, इसका कमेंट में आप बताना, ठीक है। भारत में कौन सी प्रकार की तकनीक लगनी चाहिए। अब देखो पूंजी प्रधान तकनीक, इसमें पूंजी अधिक तथा श्रम कम होता है, अर्थात पूंजी ये ज्यादा है, ठीक है, और श्रम क्या है, कम है। और दूसरा क्या है, श्रम प्रधान तकनीक, इसमें श्रम अधिक तथा पूंजी का कम प्रयोग होता है, श्रम अधिक है, पूंजी क्या है, कम है। अब आता है तीसरी समस्या क्या थी, किसके लिए उत्पादन किया जाए। भाई समस्या है तो तीसरी समस्या क्या थी, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब किसके लिए उत्पादन करेंगे, भाई समाज में क्या 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 वर्ग होते हैं, समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। हम इसमें से किन्हीं के लिए उत्पादन करेंगे हम, तो इसमें क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या से अभिप्राय है कि वस्तु का उत्पादन किस वर्ग के लिए किया जाए तथा किस वर्ग के लिए किया जाए, ठीक है। और समाज में मुख्यतः वर्ग कौन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग। तो गाइस ये हमारा 3 टॉपिक हमने अपने क्लियर कर लिए जो हमने लिखे थे। तो गाइस हम पहले ये बात आ देता हूं कि गाइस हमारा नया चैनल है, नए चैनल में भाई ऐसी टॉपिक के बारे में हम क्लियर कराएंगे जो कि भाई एकदम अलग होगी। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने इसको पढ़ लिया है। और भाई वेरी शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, इतना शॉर्ट कोई नहीं लिखवा पाएगा जितना मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और तो गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस और भी वीडियो है, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो आपके फॉलो करो और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस तो आपके पास सीधा पहुंच जाएगी वीडियो। तो गाइस इतना तो हमने पढ़ लिया गाइस। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे उसके बारे में भी आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पीपीसी क्या होता है। पीपीसी का मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र। दूसरा क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के हम बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहना। धन्यवाद। आपका सोनू शाह।